दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। क्योंकि न्यूज़ में वंदे मातरम और पार्लियामेंट में वंदे मातरम का जिक्र हुआ और एक डिबेट काफ़ी लंबी रही। तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा भी जाता है। और क्योंकि डिबेट में था, पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा, बाहर भी, फिर टीवी डिस्कशंस में भी ये आया, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में हम जानें, या वंदे मातरम के न्यूज में रहने की वजह से बंकिम चंद्र चटर्जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल डिस्कशन में है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा है। तो हम लोग बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की, जिन्होंने 1838 से 1894 तक अपनी लाइफ का एक्सपेंशन देखा है। और डिप्टी कलेक्टर, जिसको आज हम लोग एसडीएम कह देते हैं, लगभग वैसी ही पोस्ट ब्रिटिश हुकूमत के टाइम उन्होंने होल्ड की थी। और उनके साथ कुछ बहुत अच्छी चीज़ें फैक्ट के फॉर्म में रिलेवेंट हैं, जो हम लोगों को समझनी चाहिए और याद रखनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे उनको साहित्य सम्राट, एम्परर ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं, क्योंकि लिटरेचर उन्होंने बहुत सारा लिखा है। उससे पहले अगर हम बात करें, जो वंदे मातरम पे अभी हम आएंगे क्योंकि वो मेन मुद्दा है, उससे पहले अगर बात करें तो पहला बंगाली नॉवेल, यानी कि पहला बंगाली उपन्यास इनके द्वारा जो लिखा गया था वो दुर्गेश नंदिनी नाम से लिखा गया था। और ये 1865 की बात है। 1865 में इन्होंने दुर्गेश नंदिनी नाम का बंगाली नॉवेल लिखा था। और क्योंकि पहला हम बात कर रहे हैं, तो पहला और इनका लास्ट नॉवेल यानी कि आखिरी उपन्यास कौन सा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीताराम के नाम से उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, जो उनकी लाइफ का लास्ट नॉवेल है, या हिस्ट्री में ऐसा हम मानते हैं। तो इन्होंने दुर्गेश नंदिनी जो लिखा था वो 1865 में लिखा था, यानी कि बंगाली भाषा में पहला कोई नॉवेल इन्होंने जो लिखा है वो 1865 में। इसके अलावा 1866 में इन्होंने कपल कुंडल नाम से एक और नॉवेल लिखा या किताब लिखी। देवी चौधरानी 1884 में इन्होंने एक किताब लिखी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो इनके नाम से जोड़ के पूछे जाते हैं कि भाई देवी चौधरानी का राइटर कौन था, या कपल कुंडल का राइटर कौन था, या दुर्गेश नंदिनी या सीताराम, इनका सबका राइटर कौन था। तो सभी का एक ही नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कह देते हैं उन्हें, ठीक है। अच्छा, अगर हम नाम पे जाएं तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके नाम का मतलब है द मैन ऑन द सेकेंड डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट, है ना। ये इनके नाम का मतलब है, हालांकि वो हमारे काम की बात नहीं है। काम की बात क्या है उस पर आते हैं। तो इन्होंने जो अपने नाम एक इतिहास लिखवाया हुआ है वो ये है कि कैलकटा यूनिवर्सिटी से दो पहले ग्रेजुएट्स, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले जो पहले दो लोग थे, उनमें से एक ये थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ठीक एक साल बाद ये पास आउट हुए थे, 1858 में, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले, ग्रेजुएट होने वाले पहले व्यक्ति के रूप में हैं। लेकिन इनके साथ एक और भी व्यक्ति रहे हैं, फिलहाल ये पहले की गिनती में आएंगे। इन्होंने 1872 में एक मंथली मैगजीन, मासिक पत्रिका लिखी। मतलब लिखी क्या, इन्होंने उसको स्थापित किया, फाउंडेड वर्ड आता है, उसका नाम था बंग दर्शन। 1872 में इन्होंने बंग दर्शन नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया। मंथली मैगजीन इन्होंने पब्लिश करनी शुरू की और ये उसके एडिटर भी रहे, यानी कि खुद लिखा करते थे। अब हम बात करते हैं वंदे मातरम की, जो कि इन्होंने आनंद मठ नाम के उपन्यास या नॉवेल में लिखा है। वंदे मातरम, हम जिस वंदे मातरम को भारत का नेशनल सॉन्ग बताते हैं, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत बताते हैं, वो वंदे मातरम
पूरा वंदे मातरम जो गीत है वो नहीं है, उसके 2 स्टैंजा के रूप में उसको अप्रूवल मिला था। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गीत के रूप में उसे अप्रूव किया संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाकी स्टैंजा को क्यों छोड़ दिया गया। तो असल में ऐसा था इसमें कि वंदे मातरम को पूरी तरीके से राष्ट्रीय गीत बनाया जाए या उसके किसी पोर्शन को बनाया जाए, इसको लेके एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में बहुत सारे लोग थे और उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी एक मेंबर थे और भी बहुत सारे लोग थे। ये नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें जो रिलीजन का फैक्ट आता है वो आपके दिमाग में रहे कि कोई मुस्लिम भी इस कमेटी में था जिसने अप्रूवल दिया। ठीक है, डिबेट का इशू क्या है, तो जो कमेटी बनी उसने अप्रूवल दिया केवल 2 स्टैंजा को कि नहीं ये ही नेशनल सॉन्ग के रूप में गाए जाएंगे। और उस कमेटी ने इसके पीछे जो कारण बताया, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी इस बात पे नहीं, उसके पहले नहीं, उसके बाद, क्योंकि जो 1937 में ये डिस्कशन शुरू हुआ था कांग्रेस के अंदर कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बनाया जाएगा या ना बनाया जाएगा, तो उस टाइम जो कमेटी बनी थी वो 1937 के आसपास की है, तो उसने अप्रूवल दे दिया। फिर 1948 में कि नेशनल सॉन्ग के रूप में हम इसको माने ना माने, तो गांधी और नेहरू ने इसको अप्रूवल दिया था और बाकी स्टैंजा को छोड़ दिया था। उसके पीछे एक कारण ये था कि इसमें दुर्गा और लक्ष्मी जो कि एक धार्मिक देवियां हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन की, तो जाहिर सी बात है जब मल्टी रिलीजियस सोसाइटी होती है तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि आप कुछ भी ऐसा जो नेशनल लेवल पे कर रहे हों उसमें किसी पर्टिकुलर धर्म ही को ना रखा गया हो, बल्कि सभी धर्मों को रखा गया हो या उनकी बातों को रखा गया हो या उनकी तारीफ की गई हो वगैरह वगैरह। ये मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के लिए हार्मनी का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। इसीलिए जिन स्टैंजाज में, मतलब इन 2 स्टैंजा के बाद जो अब हम वंदे मातरम गाते हैं ना, उनमें लास्ट वाले जो बाकी स्टैंजा थे उनमें लक्ष्मी का, दुर्गा का बार बार जिक्र आया है, इसीलिए उनको ड्रॉप किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसको अप्रूव किया था कि नहीं उसमें धर्म वगैरह का जिक्र है, तो बेहतर है कि जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है उसमें धर्म वाली चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर दिया जाए। तो 2 स्टैंजा हमने रख लिए थे। ठीक है, तो कुल मिला के वही हम अब राष्ट्रीय गीत के रूप में गाते हैं। इसके अलावा हम और अगर बात करें कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896 के कलकत्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना 1896 कांग्रेस का अधिवेशन है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसको गाने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आज़ादी के मूवमेंट में ये कब कांग्रेस में प्रपोज्ड हुआ, रखा गया, गाया गया वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद ये कई कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया गया था टाइम टू टाइम, जैसे बनारस के अधिवेशन में गाया गया वगैरह वगैरह, लेकिन पहला वाला इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 का, इसमें टैगोर ने गाया था, ये अधिवेशन किस जगह हुआ था ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका नाम बीडन स्क्वायर के नाम से उस जगह को जहां कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर हम ये पूछें कि वंदे मातरम संस्कृत में लिखा गया था, बंगाली में लिखा गया था, तो संस्कृत और बंगाली के मिक्सअप है, दोनों भाषाओं का मिला जुला रूप है बंगाली और संस्कृत। मतलब कुछ शब्द उसमें बंगाली के भी होंगे और ज़्यादातर शब्द संस्कृत के भी होंगे, इस टाइप का। और ये पूछा जाए कि ये कहाँ लिखा गया था, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको कहाँ लिखा था, किस जगह बैठ कर लिखा था, तो चिंसुरा एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वो एक मतलब ये फैक्ट के तौर पे है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बड़ा बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन बनता है कि किस कलर का वो हाउस था या ऐसा। तो वाइट कलर का वो हाउस था जहाँ ये लिखा गया था। और आध्या फैमिली, कोई परिवार होगा, आध्या परिवार, उनके
घर में बैठ के उन्होंने लिखा होगा। और हुगली रिवर जो जोरा घाट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ उसके किनारे या उसके आसपास कहीं घर होगा इनका, अध्यया फैमिली का, वाइट कलर का था। तो कभी कभी पीसीएस में या छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है कि घर का रंग बताओ। जैसे गांधी जी के बारे में एक बार पूछा था कि वो कहाँ ठहरे थे जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने लंदन गए थे, उस जहाज़ का नाम भी पूछ लिया। तो ये ऐसी बातें पूछता है कभी कभी, तो ध्यान रखना आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ गाया गया था पहली बार, तो 1896 के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में। और कहाँ लिखा गया था, तो वो भी अध्यया फैमिली, वहाँ लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी डिप्टी कलेक्टर, जिसको आज एसडीएम कहते हैं, उस पद पर रहने वाले एक व्यक्ति थे। और इस पे शुरू में कुछ विवाद भी हुए थे, और मतलब कि किस पर्पस से लिखा गया है ये, कि इंडियन सेंटिमेंट के लिए लिखा गया है, आज़ादी के सेंटिमेंट के लिए लिखा गया है, या वो खुद एक डिप्टी कलेक्टर थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तारीफ में लिखा गया। इस तरीके के विवाद हुए थे। हालांकि उन विवादों में हमें नहीं पड़ना है, हमें जो काम की बातें हैं वो ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।